हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत करके वही ले जाएगा। मतलब माय डियर ऑल, पसीना बहाने का समय आ चुका है, अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। तो आओ सब लोग मिल करके मेहनत करते हैं, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में हम सब लोग अपना पूरा योगदान देते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे भाई कि हम लोग बेसिकली मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया है और अभी समय आ चुका है इसके ऑब्जेक्टिव पे वर्क करने को लेकर के। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जो क्लास होने वाली है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव का क्लास है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लेकर के तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि सर इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था टीएस एलियट। यानी टीएस एलियट के बारे में हर कोई बड़े अच्छे से और बहुत अच्छे से जानता है। बात क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से और अच्छे तरीके से एक एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। आइए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके स्क्रीन के सामने आएगा। बस मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग नोटबुक पेन लेकर के बैठो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो और ये देखो कि लास्ट में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए माय डियर, गॉट ना। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन गाइस। मैकेविटी ब्लैंक बाय फिगर। मैकेविटी बेसिकली शारीरिक रूप से कैसा था? ऑप्शन है आपके सामने, फैट मोटा था, टीनी छोटा था, टॉल एंड थिन लंबा और पतला था, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई, जब भी बात आती है मैकेविटी को लेकर के तो मैकेविटी जो है ना वो एक जिंजर कैट था और एक चीज मैंने बताया था वो काफी टॉल और काफी ज्यादा थिन था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा लंबा एंड पतला, सी फॉर चांद के पार। चलो, गॉट माय पॉइंट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा माय डियर। अगला क्वेश्चन है, Why is मैकेविटी कॉल्ड हिडन पॉ? मैकेविटी को बेसिकली हिडन पॉ क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया था इस हिडन पॉ का मतलब होता है मेरे भाई छुपा रुस्तम। इसी को एक और इडियम के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब भी होता है छुपा रुस्तम। तो बेसिकली ये बोला गया है कि मैकेविटी को छुपा रुस्तम क्यों बोला गया। तो जब आप इस चैप्टर का सेकेंड लाइन पढ़ोगे मेरे भाई, सेकेंड लाइन पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली बताया गया है कि सर मैकेविटी को हिडन पॉ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मास्टर क्रिमिनल है, ये मास्टर माइंड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज मास्टर माइंड, बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देयर वॉज अ कैट ऑफ सच ब्लैंक एंड शुअबिटी। भैया मैं इस तरह की बिल्ली, इतना ज्यादा आकर्षक और इतना ज्यादा क्या बिल्ली मैंने नहीं देखा। इंजॉयबल कैट, ऑनरेबल कैट, डिसीटफुलनेस कैट या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखना मेरे भाई, कवि ये कहते हैं, पोएट ये साफ साफ कहते हैं कि इस तरह का शुएबिटी मतलब होता है आकर्षक, जो किसी भी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड शुएबिटी। तो मेरे भाई इतना धूर्त बिल्ली और इतना आकर्षक बिल्ली मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसा कवि कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा धूर्त, दैट मींस डिसीटफुलनेस, सी फॉर चांद के पार। चलो एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जरा गौर फरमाना इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड हिज ब्लैंक आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और उसके कौन सा ऐसा चीज है जो स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं पाया गया? ऐसा कौन सा चीज है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा चीज है जो स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, हैंड प्रिंट्स, दूसरा है लेग प्रिंट्स, तीसरा है फुट प्रिंट्स, चौथा है नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त एक चीज बताया था, कि सर स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में उसके फुट प्रिंट नहीं है, पैर के निशान देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो, दैट मीन्स फुट प्रिंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
मैकेविटीज आईज आर ब्लैंक इन मैकेविटी का जो आई है, मैकेविटी की जो आंखें है वो बेसिकली कैसा है? ऑप्शन आपके सामने स्प्रेड चौड़ा है, संकीर्ण या फिर धंसा हुआ है, बोथ यानी स्प्रेड और संकीर्ण दोनों, या नन ऑफ दिस। तो एक चीज मैंने बताया था, जिस भी टाइम जिस टाइम मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश कर रहा था उस टाइम मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के और बहुत प्रेम से बताया था कि सर जो मैकेविटी है ना उसके जो आंख है वो बेसिकली धसे हुए हैं, संकेन आइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एलियट बिलोंग टू ब्लैंक सेंचुरी। टीएस एलियट जो है वो बेसिकली किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? जब भी सेंचुरी के बारे में चर्चा किया जाए, जब भी किसी भी पोएट के सेंचुरी के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहली बात, इतना बात आप अपने दिमाग में फिट करके चलना कि सर उनका डेथ कब हुआ? तो इनका डेथ हुआ था 1965 में। कब हुआ माय डियर? 1965 में। जिस टाइम पे किसी भी इंसान का डेथ हुआ रहेगा उसमें एक जोड़ दोगे ना तो ये बेसिकली 19 और 1 20वीं सदी हो गया। और आपको पता है टीएस एलियट साहब का जो जन्म है, टीएस एलियट साहब का जो डेथ है ना वो 1965 में हुआ था। एक जैसे ही इसमें ऐड किए मेरे भाई तो ये बन गया 20वीं सदी के कवि थे। ये 20th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर, दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में बताया था माय डियर। मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ ब्लैंक स्टेयर। मैकेविटी के जो पावर है, लेविटेशन का पावर, लेविटेशन मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट एनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड लेविटेशन। मतलब अगर कोई भी चीज बिना किसी सपोर्ट के वजह से हवा में तैर रहा है ना, हवा में जो रुका हुआ है उसको हम लोग लेविटेशन बोलते हैं। और आपको एक चीज पता है, जो मैकेविटी है ना उसके अंदर पावर ऑफ लेविटेशन है, हवा में ठहर जाने की कैपेसिटी है। और हवा में ठहर जाने की जो कैपेसिटी है ना वो बेसिकली किसको अचंभित कर देता है, किसको परेशान कर देता है? ऑप्शन है आपके सामने, सेंट, डेविल, फकीर या नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था जो फकीर होता है ना, फकीर वो एक तरह का मैजिशियन होता है जो बिना किसी सपोर्ट की वजह से, बिना किसी सपोर्ट के ही हवा में खड़ा हो जाता है, हवा में रुक जाता है, हवा में स्टे करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर फकीर को काफी ज्यादा परेशान किया था। सी फॉर चाइना इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, मैकेविटी इज आउटवर्डली ब्लैंक। मैकेविटी जो है ना वो बाहरी तौर पे कैसा है? ऑप्शन है आपके सामने, मिजरेबल, हेल्दी, अपीलिंग, अपेलिंग या फिर रिस्पेक्टेबल। तो एक चीज मैंने आपको बताया था और पोएट साफ साफ इस एक्सप्लेनेशन में, इस चैप्टर में कहते हैं मैकेविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। जो मैकेविटी है वो बाहरी तौर पे, जो ऊपरी तौर पे रिस्पेक्टेबल है, आदरणीय है, इज्जतदार है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर, दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड। मैकेविटी का फुटप्रिंट, मैकेविटी के पैर के निशान नहीं पाए गए इन एनी ब्लैंक ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के किस चीज में उसके पैर के निशान नहीं पाए गए? ऑप्शन है स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में, स्कॉटलैंड यार्ड के बुक में, स्कॉटलैंड यार्ड के कॉपी में या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था माय डियर। ओ मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने कई बार आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था और बहुत प्रेम से बताया था कि सर किसी भी स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में उसके फुटप्रिंट नहीं मिले थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन है, According to T.S. Eliot, Macavity is the blank of crime. T.S. Eliot के अनुसार मैकेविटी को बेसिकली क्राइम का क्या कहा जाता है? तो लास्ट वाला जो लाइन है ना, इस पूरे के पूरे पोएम का जो लास्ट लाइन है ना मेरे भाई, उसी में इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया है कि मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। मैकेविटी को बेसिकली अपराध का, क्राइम का नेपोलियन कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट
Who has composed the poem Macavity the Mystery Cat? Macavity the Mystery Cat जो पोएम है इसको बेसिकली कौन लिखे हैं? ऑप्शन है आपके सामने टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. ईट्स, डब्ल्यू.एच. जॉर्डन या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखो मेरे भाई, मैंने एक चीज बताया था कि सर जब हम बात करते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था टी.एस. एलियट। अरे वही टी.एस. एलियट जिनका जन्म बेसिकली 1888 में हुआ था, 1 पर 3 गो 8। वही टी.एस. एलियट जिनका जो डेथ है माय डियर ऑल वो बेसिकली 1965 में हुआ था। अरे वही टी.एस. एलियट जो बेसिकली अमेरिका के अंदर, दैट मींस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुए थे और परमानेंटली ये जो है ना वो बेसिकली इंग्लैंड में जाकर के शिफ्ट हो गए थे। उसी टी.एस. एलियट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं इस डब्ल्यू.एच. जॉर्डन को लेकर के, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है, जो आपके पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर है डियर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है ना, इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डब्ल्यू.एच. जॉर्डन। जब हम बात करते हैं डब्ल्यू.बी. ईट्स को लेकर के, तो मैंने एक चीज बताया था कि यही वो इंसान था डब्ल्यू.बी. ईट्स जिन्होंने रिपर्ट ब्रूक को साफ साफ देख करके बोला था कि सर ये जो है ना पूरे के पूरे इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पोएट है। ऐसी बातें किसने कही? तो आपका जवाब होगा डब्ल्यू.बी. ईट्स। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अरे भैया सबको रिवाइज हो रहा है ना, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं आप लोग सोचते होगे ना कि सर ऐसा कीजिए ना डायरेक्ट आप आंसर पे हिट कीजिए। नो माय डियर, इससे कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आंसर पे हिट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हो ना, तो आपका फोकस होना चाहिए। जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं माय डियर ऑल, सारे के सारे ऑप्शंस पे बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करो, तब जाकर के आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर लोगे। बात समझ में आई? आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है 12th नंबर क्वेश्चन। एलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ब्लैंक। एलियट को बेसिकली नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, लेकिन कब? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ओ माय डियर ऑल, जरा गौर से सुनो। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सर जब बात आती है टी.एस. एलियट के नोबेल प्राइज को लेकर के, तो 1948 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। कब? 1948 में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एलियट बिलोंग टू ब्लैंक सेंचुरी। एलियट बेसिकली किस शताब्दी से, किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो आपका जवाब होगा 20th सेंचुरी, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टी.एस. एलियट वॉज अ ब्लैंक पोएट। जो टी.एस. एलियट है, टी.एस. एलियट का पूरा नाम था माय डियर ऑल थॉमस एस्टर्न्स एलियट। ये भी याद रखना, थॉमस एस्टर्न्स एलियट। ये जो थॉमस एस्टर्न्स एलियट है माय डियर, ये निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन है कवि थे। जी हाँ बिल्कुल कवि थे। वर्स ड्रामेटिस्ट थे। अरे हाँ ये ड्रामेटिस्ट भी थे। क्रिटिक थे। हाँ ये बहुत बड़े आलोचक भी थे। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर ऑल? आपका जवाब होगा कि सर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी फॉर, दोबारा गलत मत करना, यानी डी इज द करेक्ट आंसर माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा और ये रहा एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। Macavity the Mystery Cat is a blank poem। Macavity the Mystery Cat जो है वो बेसिकली किस प्रकार का पोएम है? ऑप्शन है आपके सामने ह्यूमरस पोएम, डिडैक्टिक पोएम, सिंबॉलिक पोएम या फिर नन ऑफ दिस। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दोगे, चाहे आप कहीं से खोजो, लेकिन इसका जवाब आप दोगे। पता है क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, ताकि जब तक आप इसका जवाब नहीं दोगे ना, जब तक आपके अंदर रिसर्च करने की क्षमता नहीं होगी, जब तक आपके अंदर उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की क्षमता नहीं होगी, फिर कैसे? आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया ना, तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके दिल में वो आग होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जवाब कहीं से आप खोज करके लाओ। बात समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैकेविटी इज द ब्लैंक ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकेविटी जो है ना वो बेसिकली स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या बने हुए थे? ऑप्शन है आपके सामने डिस्पेयर, निराशा। अरे नहीं, निराशा तो फ्लाइंग स्क्वेड के लिए बने हुए थे। बैफलमेंट का मतलब होता है चिंता का विषय, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा। तो एक चीज बताना मेरे भाई, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सर जो मैकेविटी है ना वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेसिकली बैफलमेंट बने हुए थे, चिंता का विषय बने हुए थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू, दैट मींस बैफलमेंट। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टीएस एलियट हैज रिटन द पोएम। टीएस एलियट साहब, टीएस एलियट हैज रिटन द पोएम, निम्नलिखित में से कौन सा वो पोएम है जिसको बेसिकली टीएस एलियट साहब लिखे हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने, फायर हिम, स्नैक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, द सोल्जर। आपका जवाब आ गया होगा कि सर टीएस एलियट जिस पोएम को लिखने का काम किए थे ना, उस पोएम का नाम था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो, जब हम बात करते हैं फायर हिम को लेकर के, तो आप जानते हो फायर हिम को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। क्या नाम था बालक? केकी एन दारूवाला। जब हम बात करते हैं स्नैक चैप्टर को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डीएच लॉरेंस। क्या नाम था जिगर के टुकड़ों? डीएच लॉरेंस। जब बात आती है द सोल्जर चैप्टर को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था रिपर्ट ब्रूक। क्या नाम था? रिपर्ट ब्रूक। अरे एक चीज बता दूं, वही रिपर्ट ब्रूक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई, वही रिपर्ट ब्रूक के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिनका जन्म बेसिकली 1887 में हुआ था, और ये इस दुनिया को छोड़ करके 1915 में चले गए थे, और ये बेसिकली केवल और केवल 28 साल तक जिंदा रहे थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ब्लैंक इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। निम्नलिखित में से कौन सा वैसा चीज है, कौन सा वो चीज है मेरे भाई जिसको बेसिकली क्रिमिनल का भी मास्टर कहा जाता है, दैट मींस कॉल्ड मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, मैकेविटी, मंकी, रैकेविटी, नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर मास्टर क्रिमिनल के नाम से या फिर मास्टर ऑफ क्रिमिनल के नाम से बेसिकली मैकेविटी को जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, मैकेविटी इज कॉल्ड ब्लैंक। मैकेविटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, हिडन पॉ, छुपा रुस्तम कहा जाता है, या मिस्टीरियस पॉ, रहस्यमय पॉ कहा जाता है, या एक्सपोज्ड पॉ, या नॉटी पॉ। तो एक चीज बताना, ये बेसिकली दूसरा, अरे भैया गौर से सुनना, ओ मेरे भाई, आपके चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो पहला या दूसरा लाइन में इसका जिक्र किया गया है, मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकेविटी को बेसिकली छुपा रुस्तम कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। नेक्स्ट, मैकेविटी मूव्स लाइक अ ब्लैंक। मैंने एक चीज आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के दौरान कि सर ये सब मैकेविटी जो रहस्यमयी बिल्ली है ना, ये बेसिकली सांप के जैसे अपने सिर को हिलाता है डुलाता है, हिलाता है डुलाता है। ही स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नैक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्नैक, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू ब्लैंक। जो कवि है ना, वो बेसिकली मैकेविटी का कंपैरिजन किससे करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, चार्ल्स से करते हैं, समुद्रगुप्ता से करते हैं, बिस्मार्क से करते हैं, या फिर नेपोलियन से करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनना। इस पूरे के पूरे पोएम का जब लास्ट लाइन पढ़ोगे ना मेरे भाई, वहां पे बेसिकली मैकेविटी का कंपैरिजन नेपोलियन से किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट, मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ। मैकेविटी बेसिकली कहां का सेटलमेंट है? ऑप्शन है तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो सर, ये स्कॉटलैंड यार्ड, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, ब्लैंक इज टॉल एंड थीन। निम्नलिखित में से कौन है वो टॉल का मतलब लंबा, थीन का मतलब पतला। निम्नलिखित में से कौन है वो लंबा भी है और इक्के लीवर का है, दैट मींस पतला भी है। तो मैंने एक चीज पढ़ाया था, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज टॉल एंड थीन। यानी टॉल एंड थीन कौन है? तो आपका जवाब होगा मैकेविटी, दैट मींस उबिल्ला, दैट मींस बी फॉर बिल्ला, बी फॉर बिल्ला। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैकेविटी इज अ ब्लैंक। मैकेविटी क्या है? तो मैंने एक चीज बताया था, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, एक बिल्ली है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा CAT, कैच। नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन। अरे सुनो, आपको पता है ना मंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन के बारे में बोला गया है कि सर मंगोजेरी और ग्रिडल बोन जो है ना ये भी बेसिकली एक प्रकार के बिल्ली ही है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर आल्सो ब्लैंक। मंगोजेरी और ग्रिडल बोन क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, डॉग्स, मंकीज, बर्ड्स, या फिर कैट्स। तो मैं आपको बता दूं ये भी एक प्रकार का बिल्ली ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना, डी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट,
मैकेविटी इज एन ब्लैंक। मैकेविटी क्या है? ऑप्शन है आउटलॉ है, क्रिमिनल्स है, लूटर है या डिप्लोमेट है। तो जल्दी से बताना मेरे भाई। सबसे पहले ये समझो कि सर यहाँ पे एन लगा हुआ है और आपको पता है कि सर आर्टिकल एन तो तब लगता है ना जब इसके बाद जो आएगा उसका साउंड कैसा होना चाहिए? आप बोलोगे सर वोवेल साउंड वाला होना चाहिए, होना चाहिए। तो वोवेल साउंड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा मैकेविटी इज एन आउटलॉ। ये नियम के बाहर से काम करते हैं, किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर मैकेविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ही आल्सो ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो इंसान के नियम को तो तोड़ता ही है, इसके साथ साथ ये ग्रेविटी सी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट 27। मैकेविटी इज फुल ऑफ ब्लैंक। मैकेविटी कंप्लीटली क्या है मेरे भाई? हैप्पीनेस, दूसरा सैडनेस, तीसरा सेल्फिशनेस, चौथा डिसीटफुलनेस। तो याद रखना मेरे भाई मैकेविटी जो है ना वो पूरी तरीके से धूर्त बिल्ला है, धूर्त। और धूर्त को इंग्लिश में डिसीटफुलनेस बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर डिसीटफुलनेस, डी फॉर डिसीटफुलनेस। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट, यानी जहां पे कोई चीज चोरी हुआ है वहां से बेसिकली मैकेविटी गायब हो जाते हैं बिफोर द ब्लैंक रीच देयर। किसके पहुंचने से पहले मैकेविटी गायब हो जाते हैं? ऑप्शन है ऑनर के पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले, चार्ल्स के पहुंचने से पहले, या फिर नन ऑफ दीस। तो मैंने एक चीज बताया था मेरे भाई, पुलिस के हेडक्वार्टर को वहां पे ना, पुलिस का जो हेडक्वार्टर होता है उसको स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड ऑप्शन में नहीं है, पुलिस है, तो आपको पुलिस मारना पड़ेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। हिज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। वो सारे के सारे इंसान के नियम को तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। ये लाइन कहां से लिया गया है? तुम बोलोगे सर मुझे एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा कि ये लाइन कहां से लिया गया है? तो इसके लिए आपको मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूं ना वैसे आप अपने दिमाग में फिट करते चलना। जो भी एक्सप्लेनेशन यहां पे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझो, एक भी क्वेश्चन आप नहीं मिस करोगे मेरे भाई। इस बार भी बच्चे का 2023 के एग्जामिनेशन में भी बच्चे का मेरे भाई 97 मार्क्स आए हैं। 97 मार्क्स अपने आप में लैंग्वेज पेपर में बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ में आया? एक एक चीज पे फोकस करो ना, जो चीज मैं पढ़ाता हूं मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो। गेटिंग माय पॉइंट? देखो, He's broken every human law, वो सारे के सारे इंसान के नियम को तोड़ देता है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो आप अच्छे से जानते हो सर, ये लाइन लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से, यानी डी फॉर, दोबारा गलत मत करना, एकदम करेक्ट आंसर होगा। सब हम बात करते हैं द सोल्जर को लेकर के, तो मैंने आपको पढ़ाया, ओ मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया कि सर इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम था मेरे भाई? रूपर्ट ब्रूक। सब बात आती है फायर हिम को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे ना उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। क्या नाम था मेरे भाई? केकी एन दारूवाला। जब हम बात करते हैं एन एपिटाफ चैप्टर को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डीला मेयर। क्या नाम था मेरे भाई? वॉल्टर डीला मेयर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वॉल्टर डीला मेयर है ना, इनको बेसिकली ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। ये बात भी आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लो। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा गौर से देखना। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द ट्रेटरीज गॉन एस्ट्रे इज रिटन बाय। जैसे ही फॉरेन ऑफिस को इस बात का पता चलता है कि यहाँ पे किसी न किसी चीज को लूटा गया है, ये लाइन बेसिकली कौन लिखा है? जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि ये लाइन किसने लिखा है, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप ये पता करो मेरे भाई कि ये लाइन लिया कहां से गया है। तो आपके दिमाग में ये बात आ गया कि सर फॉरेन लैंड के बारे में चर्चा है, फॉरेन ऑफिस के बारे में चर्चा है, इसका मतलब सर ये लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था टीएस एलियट, इसलिए इसका जवाब होगा सी फॉर चांद के पार। चलो, जब भी बात आती है वर्ल्ड विटमैन को लेकर के, तो आपको पता है ये लिखने का काम किए थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखे थे मेरे भाई? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर मैं बात करता हूं इनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, तो आपको याद होना चाहिए कि सर 1819 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, और जब बात आती है डेट ऑफ डेथ को लेकर के, तो 1892 में ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए
गए थे। अगर बात करते हैं कि सर ये कहां से बिलोंग कर रहे थे, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बातें छप जाना चाहिए कि ये अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। मैंने पढ़ाया है आपको और अच्छे से पढ़ाया है। सर जब हम बात करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन को लेकर के, तो इसके दो फेमस क्रिएशन याद रखना। सबसे पहला जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम है मेरे भाई? लीव्स ऑफ ग्रास। और लीव्स ऑफ ग्रास जो पब्लिश हुआ था ना, वो 1855 को प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। दूसरा है मेरे भाई, उसको बोलते हैं ड्रम टैप्स। क्या बोलते हैं? ड्रम टैप्स। और ड्रम टैप्स जो पब्लिश हुआ था मेरे जिगर के टुकड़ों, वो हुआ था 1866 में, 11 साल बाद। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए ये चीज नोट करते रहना आप। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, उससे पहले आप सबको अच्छे तरीके से पता है हर चीज। नेक्स्ट, हु ब्रोक ग्रीन हाउस ग्लास? निम्नलिखित में से कौन है जो ग्रीन हाउस ग्लास को तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिए थे? तो मैंने आपको बताया था, अरे भैया वो जो मैकेविटी था ना, वो बड़ा बदमाश किस्म का कैट था यार, बड़ा बदमाश किस्म का बिल्ली था। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको साफ साफ ये बताया था कि सर वो जो है ना ग्रीन हाउस के ग्लास को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। कौन? तो मैकेविटी। दैट मीन्स डी फॉर दोबारा गलत मत करो। नेक्स्ट है मेरे भाई, Who finds Macavity lazy and half asleep? वहां पे एक चीज बोला गया है कि जब आप मैकेविटी के पास जाओगे ना, जब आप मैकेविटी के पास जाओगे तो आप पाओगे कि मैकेविटी सोया हुआ है। लेकिन एक चीज बता दूं, जितना वो सोया रहता है ना, उससे ज्यादा वो जगा रहता है। ये बात बेसिकली किसने बोला? तो टीएस एलियट ने बोला। इसलिए इसका जवाब होगा सी फॉर चांद के पार। चलो, कमला दास जिस चैप्टर को लिखने का काम की थी, उस चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। बोलो बात क्लियर है? जब हम बात करते हैं केकियन दारूवाला को लेकर के, तो ये जिस चैप्टर को लिखने का काम किए थे उसका नाम है फायर हिम। क्या नाम है? फायर हिम। जब हम बात करते हैं जॉन डॉन को लेकर के, तो आपको पता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने का काम जॉन डॉन किए हुए थे। अरे बताया हूं ना। इसके बाद एक चीज और, जब हम बात करते हैं इसके बारे में ना, तो तीन चीजें याद रखना। सबसे पहला सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सबसे पहला सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। दूसरा मेरे भाई सरमन्स। क्या याद रखोगे? सरमन्स। जो तीसरा है ना, उसका नाम है सटायर्स एंड एलिगीज। सटायर्स एंड एलिगीज। ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट होना चाहिए। जब तक एग्जाम ना होता है मेरे भाई, तब तक मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, क्योंकि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे एक पत्थर की चोट से। क्या? टूट जाते हैं शीशे एक पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। अपने आप को इतना ज्यादा सख्त बनाओ, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाओ, इतना ज्यादा पावरफुल बनाओ। ठीक है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया है 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ब्लैंक इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन दैट ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। एक चीज बता दूं, ये जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है ना, उसको बेसिकली निकाल करके लाया गया है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से, जो कि उनका टीएस एलियट का फेमस कलेक्शन हुआ करता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। जब हम बात करते हैं द सोल्जर को लेकर के, तो रूपर्ट ब्रूक याद रखना। ओ टू ऑटम के बारे में चर्चा होगी मेरे जिगर के टुकड़ों, तो जॉन किट्स आप अपने दिमाग में डाल लेना। एन एपिटाफ के बारे में चर्चा होगी मेरे भाई, तो वॉल्टर डिलामेयर डाल लेना। बोलो बात क्लियर है? नेक्स्ट 34, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। टीएस एलियट वाज बोर्न इन ब्लैंक एंड परमानेंटली सेटल्ड इन इंग्लैंड। टीएस एलियट नाम का जो इंसान था, वो बेसिकली कहां पैदा हुआ था और परमानेंटली इंग्लैंड में जाकर के शिफ्ट हुआ था? तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सर यही टीएस एलियट, अरे यही टीएस एलियट जिनकी पैदाश बेसिकली यूएसए में हुई थी। यूएसए कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी, और ये परमानेंटली इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। कहां? इंग्लैंड में। लेकिन ये नहीं पूछा है कि वो शिफ्ट कहां हो गए, ये पूछा है कि इसकी पैदाइश कहां हुई थी। तो आपका जवाब होगा अमेरिका। दैट मीन्स ए फॉर अमेरिका is the correct answer. And last question my dear all, last question आपके सामने ये रहा, जरा गौर से देखना। Which of the following has written by T.S. Eliot? निम्नलिखित में से कौन सा वैसा बुक है
निम्नलिखित में से कौन सी वैसी चीज है जो बेसिकली टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई है? द कॉकटेल पार्टी, जी हाँ, द कॉकटेल पार्टी भी टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई है। द वेस्टलैंड भी टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई है। ऐश वेंसडे भी टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर जय माता दी। जय माता दी, दैट मींस डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव, ऊपर में दिए गए सारे के सारे चीज बेसिकली टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर ऑल कि आप 35 के 35 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और इसको आप बार बार रिपीट करोगे। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे ना मेरे भाई, जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे ना, आप सिलेक्शन के, आप रैंकर्स के, आप टॉपर्स के उतने नजदीक चले जाओगे। क्योंकि अगर बार बार आप रिपीट करोगे ना तो एक एक चीज पे आपका फोकस होगा और हर चीज आपको तुरंत याद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्लास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच जरूर बताना कि सर यहाँ पे अच्छे क्वालिटी ऑफ कंटेंट पढ़ाया जाता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और आने वाले बच्चों को भी बेसिकली अच्छे तरीके से रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन को ही सजेस्ट करना है माय डियर। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, कि बेसिकली आपको पता है उस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग दोगे, किसी भी कीमत पे आंसर आना चाहिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। मैकेविटी द मिस्टी कैट को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाय एवरीवन, गुड नाइट।